तो आपकी स्क्रीन पर अब आप एनसीईआरटी बुक देख सकते हैं। ओके, so on your screen you can see the NCERT book and we have covered many topics. Now we have to start with industry and trade. So पहले थोड़ा सा रिवीजन करते हैं क्या क्या किया जिससे आप को उस पॉइंट तक लेके आए। जैसे कि मैंने कहा था इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक स्टोरी की तरह आपको लेना है, तो उसी स्टोरी की तरह लेते हैं और फिर से एक थोड़ा सा रिव्यू करते हैं, बहुत शॉर्ट रिव्यू करते हैं जिससे आप पॉइंट पर आ सके और फिर चीज़ों को समझ सकें अच्छे से। तो हमने स्टार्ट किया था चैप्टर जहाँ पर हमने बात की थी कि हमारा देश आज़ाद हुआ और देश आज़ाद होने के बाद क्या हुआ। देश आज़ाद होने के बाद हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने डिसाइड करना था कि कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम उन्होंने अडॉप्ट करना है, तो उन्होंने सोशलिस्ट पैटर्न को अडॉप्ट किया। उसके बाद जब उन्होंने सोशलिस्ट पैटर्न अडॉप्ट किया, फिर बात थी कि प्लानिंग करनी है, तो प्लानिंग के अंदर हमने बात किया कि 5 ईयर प्लान्स का जो सिस्टम था वो स्टार्टअप हुआ, जिसके अंदर 4 बेसिक गोल्स के ऊपर ध्यान दिया गया, जिसमें आते हैं हमारी ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी के गोल्स। के बाद आपको बताया गया है कि किस तरह डिफरेंट सेक्टर्स पर काम स्टार्ट हुआ, जिसमें सबसे पहले हमने बात की थी एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सारे रिफॉर्म्स आए, जैसे कि लैंड रिफॉर्म्स आए, लैंड सीलिंग, ये 2 रिफॉर्म्स आए। उसके साथ ग्रीन रेवोल्यूशन को लाया गया, जिसमें HYV सीड्स को लेके आए, यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स। बट अगेन गवर्नमेंट को दिख रहा था कि इससे जो बिग फार्मर्स थे जिन पर पैसा है वो तो ग्रीन रेवोल्यूशन का बेनिफिट उठा पा रहे थे, लेकिन जो ऐसे फार्मर्स हैं जिनके पास मनी नहीं है, जो छोटे फार्मर्स हैं, जो पुअर फार्मर्स हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने उन्हें इंसेंटिव्स दिए, उन्हें सब्सिडीज़ दी, जिससे वो भी इस ग्रीन रेवोल्यूशन का यूज़ कर सके। ओके, सो यहाँ तक हम लेके आए थे आपको। ओके, उसके बाद अब हम बात करेंगे इंडस्ट्री और ट्रेड की। इंडस्ट्री एंड ट्रेड। एक सेकेंड, मुझे कनेक्शन एक बार चेक करना है सारा, जस्ट 1 सेकेंड। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 2.4, जो कि है हमारा इंडस्ट्री एंड ट्रेड। Economists have found that poor nations can progress only if they have a good industrial sector. Economists कहते हैं कि ये उन्होंने देखा, ऐसा परखा कि कोई भी पुअर नेशन तभी प्रोग्रेस कर पाती है जब उन्हें एक अच्छा इंडस्ट्रियल सेक्टर मिलेगा। इंडस्ट्री प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट विच इज़ मोर स्टेबल देन द एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। वो कह रहे हैं जो इंडस्ट्री है वो क्या करती है, वो प्रोवाइड करती है stable employment as compared to agriculture. It promotes modernization and overall prosperity. देश के अंदर modernization बढ़ता है, prosperity बढ़ती है। It is for this reason that 5-year plans placed a lot of emphasis on industrial development. इसलिए कह रहे हैं कि जो 5-year plans हैं वो इंडस्ट्री डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा फोकस होते हैं, करवाया जाता है, because it gives a stable employment to the population of the country. Okay. So you might have studied in the previous chapter that at the time of independence, the variety of industry was very narrow. Yes, this is correct. हमने देखा था इंडस्ट्रीज़ की जो सिचुएशन थी वो भी बहुत ज़्यादा बेकार थी at the time, just on the eve of independence. So largely confined to cotton and jute industry, और ज़्यादातर वो किससे confined थी, jute और cotton industry से. So there was 2 well managed iron and steel, one in जमशेदपुर एंड अदर इन कोलकाता, जिसमें बात हुई थी कि हमारे देश के अंदर आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ थी, एक थी जमशेदपुर में और एक थी कोलकाता में। बट ऑब्वियसली वी नीडेड टू एक्सपेंड द इंडस्ट्रियल बेस विद अ वेराइटी ऑफ इंडस्ट्री इफ द इकोनॉमी वाज टू ग्रो। हमारे को ज़रूरत थी कि हम अपना इंडस्ट्रियल बेस को बढ़ाएं
और वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज़ को लेके आए, ठीक है, वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करवाएं। जिसमें हम बात कर रहे हैं सबसे पहले पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स इन इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब किस तरह पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का रोल था हमारे इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने में। द बिग क्वेश्चन फेसिंग द पॉलिसी मेकर्स was found what should be the role of the government and the private sector in industrial development। अब जो पॉलिसी मेकर्स थे उनके सामने एक बहुत बड़ा सवाल था कि किस तरह सरकार और प्राइवेट सेक्टर मिलकर या किस तरह उन दोनों का रोल प्ले होगा इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने में। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट डिड नॉट हैव द कैपिटल to undertake investment in industrial ventures required for the development of Indian economy। तो अब उस प्रॉब्लम क्या थी कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे उन पर इतना पैसा ही नहीं था कि वो इन्वेस्टमेंट्स करें, क्योंकि देश अभी आज़ाद हुआ था। Nor was the market big enough to encourage industrialists to undertake major projects even they had the capital to do so। और जिन पर अगर था भी तो मार्केट जो थी वो इतनी encouraging नहीं थी कि वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में काम करें और पैसा लगाएं। It is principally for those reasons that the erstwhile governments had to play an extensive role in promoting the industrial sector। इसलिए सरकार को ही आगे आना पड़ेगा, क्योंकि जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो ये काम करना नहीं चाहते थे या वो इन्वेस्टमेंट्स नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था अभी मार्केट इतनी ग्रो नहीं कर रही है और हम इन्वेस्टमेंट्स करने में रिस्क नहीं ले सकते। In addition, the decision to develop the Indian economy on the socialist line led to the policy of government controlling the commanding heights of the economy। So, जैसे कि हमें पता है हम सोशलिस्ट पैटर्न पर चल ही रहे थे और ज़रूरत भी थी, क्योंकि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स पर पैसा था और नहीं भी था, मतलब कुछ पर था और नहीं था। दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन द इंडस्ट्रीज। सो इसलिए सोशलिस्ट पैटर्न के साथ गवर्नमेंट आगे बढ़ी और बता रहे हैं कि एज द सेकेंड 5-year प्लान पुट इट। This meant that the government would have complete control on industry that were vital for the economy। और ये दिखा रहा है या ये सिचुएशन की एक्चुअली डिमांड भी थी कि गवर्नमेंट को ही सारी इंडस्ट्रीज़ की जिम्मेदारी लेनी पड़ी और उनका ही सोल राइट हो गया सारी ही इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। The policies of the private sector would have to be complementary to those of the public sector with the public sector leading the way। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर का रोल कॉम्प्लीमेंट्री साथ में चल रहा था, बट एग्जैक्टली जो मेन हेड थे वो थी हमारी सरकार और वो था हमारा पब्लिक सेक्टर। अब हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 की। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 में क्या हुआ और ये क्या था वो देखेंगे। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन पास किया गया 1956, उसको IPR 1956 भी बोलते हैं। In accordance with the goal of the state controlling the commanding heights of the economy, the Industrial Policy Resolution 1956 was adopted। So 1956 resolution अडॉप्ट किया गया। क्यों करा गया? क्योंकि चाहता था स्टेट मतलब सरकार कि इंडस्ट्रीज को आगे लेके आया जाए। The resolution formed on the basis of second 5-year plan, the plan which tried to build the basis for a socialist pattern of society। तो ये रेजोल्यूशन जो था वो पंचवर्षीय जो सेकेंड पंचवर्षीय योजना थी उसके अंतर्गत लाया गया, जहाँ पर सोशलिस्ट पैटर्न के साथ सोसाइटी को चलाया जा रहा था, मतलब इकोनॉमी को चलाया जा रहा था। दिस रेजोल्यूशन क्लासीफाइड इंडस्ट्रीज इनटू 3 कैटेगरीज। अच्छा, ये रेजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आपको इस रेजोल्यूशन को अच्छे से समझना है। पार्टिकुलरली रेजोल्यूशन के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है 3 मार्क्स के क्वेश्चन में या 1 मार्क के क्वेश्चन में। ठीक है, 1 मार्क मीन्स ऑब्जेक्टिव टाइप में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से इसको समझना है आपको। तब वो कह रहे थे रिजोल्यूशन क्लासीफाइड द इंडस्ट्रीज इनटू 3 कैटेगरी। इस रिजोल्यूशन ने इंडस्ट्रीज को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। द फर्स्ट कैटेगरी कंप्राइज इंडस्ट्री वुड बी एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। पहली जो कैटेगरी थी वो टोटली क्या थी कि वो किसके द्वारा चलाई जाएगी? सरकार के द्वारा। द सेकेंड कैटेगरी कंसिस्टेड ऑफ इंडस्ट्री इन विच द प्राइवेट सेक्टर कुड सप्लीमेंट द एफर्ट्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर। ठीक है, दूसरी ऐसी कैटेगरी थी कि प्राइवेट सेक्टर सप्लीमेंट कर सकता है, पूरा रोल प्ले नहीं करेगा, हाँ साथ में काम कर सकता है पब्लिक सेक्टर के, विद द गवर्नमेंट टेकिंग द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्टार्टिंग द न्यू यूनिट्स।
वो भी उस केस में जहाँ पर पब्लिक सेक्टर जो है वो नए यूनिट्स को स्टार्टअप करना चाहता है, ठीक है। और जो हमारी थर्ड कैटेगरी है दैट इज कंसिस्टेड ऑफ रिमेनिंग इंडस्ट्रीज विच वर बी इन द प्राइवेट सेक्टर। अब उसके बाद जो भी बचेंगी वो किन को दे दी जाएंगी, वो दे दी जाएंगी टू द प्राइवेट सेक्टर, टू द प्राइवेट सेक्टर। ओके, सो दिस हैज़ बीन डन अंडर द आईपीआर के अंदर ये किया गया और 3 भाग में इंडस्ट्रीज़ को बांटा गया। पहली जो टोटली गवर्नमेंट के हाथ में होगी, दूसरी कैटेगरी जो प्राइवेट सेक्टर होगी लेकिन वो सप्लीमेंट करेगा गवर्नमेंट के साथ, और तीसरी जो बचती हैं वो किनको दे दी गई टू द प्राइवेट सेक्टर। तो ये हुआ आईपीआर के अंदर। चलिए आगे देखते हैं। Although there was a category of industry left to the private sector, the sector was kept under state control. So, although आप देख रहे हैं कि तीसरी जो कैटेगरी थी वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर डाल दी, बट वो भी अंडर स्टेट कंट्रोल ही थी, ठीक है। मतलब उसको भी कहीं ना कहीं सरकारें ही संभाल रही थी, मतलब सरकार के हाथ में था। और वो किस तरह चल रहा था, थ्रू द सिस्टम ऑफ लाइसेंसेस, ठीक है। लाइसेंस देती थी सरकार थर्ड कैटेगरी के अंदर, ठीक है, जो भी एलिजिबल लगते थे उनको। न्यू इंडस्ट्री नो न्यू इंडस्ट्री वॉज अलाउड अनलेस अ लाइसेंस वॉज ऑब्टेन फ्रॉम द गवर्नमेंट। जब तक लाइसेंस नहीं देगी सरकार, किसी भी नई इंडस्ट्री को अलाउ नहीं किया जा रहा था। दिस पॉलिसी वॉज यूज फॉर प्रमोटिंग इंडस्ट्री इन बैकवर्ड रीजन्स एंड इट वॉज ईजियर टू ऑब्टेन अ लाइसेंस इफ द इंडस्ट्रियल यूनिट वॉज एस्टैब्लिश इन एन इकोनॉमिक बैकवर्ड एरिया। तो ये जो सिस्टम था थर्ड वाला, वो ज़्यादातर कहाँ कन्फाइंड था, टू द बैकवर्ड रीजन्स। और यहाँ पर आसान था लाइसेंस लेना, क्योंकि इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज था, तो इनकी तरक्की के लिए ईजिली लाइसेंस गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही थी प्राइवेट सेक्टर को। इन एडिशन सच यूनिट्स वर गिवन सर्टेन कंसेशन सच एज टैक्स बेनिफिट्स, इसके साथ साथ टैक्स बेनिफिट्स दिया जा रहे थे। इलेक्ट्रिक लोड एट अ लोअर टैरिफ, मतलब सस्ती बिजली भी दी जा रही थी इनको, जिसके कारण क्या फोकस था कि इनको रीजनल इक्वलिटी को बढ़ाना है, मतलब बैकवर्ड एरियाज का भी विकास करना, ठीक है। सो ये थर्ड कैटेगरी की उन्होंने डिटेलिंग यहाँ पे दी है। सो ये जो डिटेलिंग आई है ये कौन सी कैटेगरी की आई है, जो हमने थर्ड कैटेगरी बात करी, ठीक है ना। तो याद रखना है, ये भी आपने ध्यान देना है। ओके, आगे देखते हैं। ओके, even an industry had to obtain a license for expanding output or for diversifying production, producing a new variety of goods. Okay, this was meant to ensure that the quantity of goods produced was not more than what the economy required. So this is very important again कि existing industry को लाइसेंस मिल रहा था कि वो एक्सपैंड कर सके या डाइवर्सिफाई, मतलब और प्रोडक्ट्स बना सके, लेकिन ये भी कोशिश की जा रही थी कि जो क्वांटिटी है गुड्स की वो जो इकनॉमी को चाहिए उतनी ही बनाई जाए, क्योंकि रिसोर्सेज की कमी थी, राइट। हम पे इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि हम एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कर लें और फिर वो बर्बाद हो जाए या बेकार हो जाए। So license to expand production was given only if the government was convinced that the economy required a larger quantity of goods, ठीक है। वगैरह लाइसेंस ज़्यादा प्रोडक्शन का तभी दिया जाता था, ये जब इंश्योर कर लेती थी सरकार कि लार्जर क्वांटिटी ऑफ गुड्स को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं या रिक्वायर्ड है इकोनॉमी के अंदर। ओके, सो क्योंकि रिसोर्सेज की कमी थी तो हम या सरकारें रिस्क नहीं ले सकती थी कि वो ज़्यादा प्रोडक्शन करें। Now talk about the small scale industry. So this topic is very important again. If you talk about the small scale industry is very important. 1955. So in 1955, the Village and Small Scale Industries Committee, also called as CARV Committee. So this is very important. What is CARV Committee can come in the exam और MCQ में भी आ सकता है। तो क्या है कार्व कमेटी? विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमेटी, ये है हमारी
कार्व कमेटी, जो कि 1955 में बनी. Noted the possibility of using small scale industries for promoting rural development. और उनका काम क्या था कि ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डेवलप करना चाहते थे रूरल डेवलपमेंट के लिए, मतलब गाँव के लिए, कस्बों के लिए. A small scale industry is confined with reference to the maximum investment allowed on the assets of a unit. This limit has changed over a period of time. वो कह रहे हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, उसकी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट जो दी जाती है, ठीक है, एसेट्स में जो पैसा जितना लगाना है उन्होंने, उस हिसाब से हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डिफाइन करते हैं. ठीक है, अब यहाँ आपको बता रहे हैं कि ये जो चेंज हुई, ये लिमिट क्या हुई, ये लिमिट चेंज हुई. ओके, दिस लिमिट हैज़ चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. इन 1950 a small scale industry unit was one which invested a maximum रुपीज़ ऑफ 5 लाख. तो वो कह रहे हैं अगर हम बात करें 1950 में, तो इस लिमिट को चेंज किया गया और ये कितनी रह गई, 5 लाख. ठीक है, कितनी रह गई, लिमिट ऑफ 5 लाख. एट प्रेजेंट द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड इज ₹1 करोड़. अभी की बात करें तो 1 करोड़ है, और तभी कितनी थी, 5 लाख. तो ये भी याद रखना है आपने. इट इज़ बिलीव दैट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर मोर लेबर इंटेंसिव. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ज़्यादा क्या थी, लेबर इंटेंसिव थी, क्योंकि ये चाहती थी कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो. ठीक है, दे वॉन्ट कि मोर लेबर देन द लार्ज स्केल इंडस्ट्री यहाँ पर लगे, देयरफॉर जनरेट एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि इनका मकसद क्या था, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना. But these industry cannot compete with the big industrial farms. बिल्कुल, it is obvious that development of small scale industry required them to shield it from the large farms. For this purpose, the production of number of products were reserved for small scale industry. The criteria of reservation being the ability of the units to manufacture the goods. ठीक है, तो साथ में लार्ज स्केल के साथ उनको लेके चला जा रहा था और देखा जा रहा था कि लार्ज स्केल में जितना जो चीज़ों की ज़रूरत होती है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ उनको बनाकर दें. और ये रिजर्वेशन की जा रही थी, किस तरह की जा रही थी, एबिलिटी ऑफ दीज यूनिट्स की, क्या एबिलिटी है इनकी कि वो किस तरह का मैन्युफैक्चर कर सकते हैं. ओके, सो दे वर ऑल्सो गिवन कंसेशंस सच एज लोअर एक्साइज ड्यूटी एंड बैंक लोन्स एट लोअर इंटरेस्ट. और इनको क्या दिया जा रहा था, इनको कम एक्साइज ड्यूटी देनी पड़े, इनको ईजी लोन प्रोवाइड किया जाए. तो इस तरह की छूट दी जा रही थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को, जिससे ये अपने काम को आगे बढ़ाएं और ये रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करने में हेल्प करें. ओके, सो दिस एंड्स विद द इंडस्ट्री एंड ट्रेड. एक बार फिर से रिवाइज करते हैं इसको कि हमने क्या क्या देखा इसमें. हमने बात करी कि इंडस्ट्रीज दैट टाइम वॉज आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडस्ट्रीज़ की सिचुएशंस काफ़ी ख़राब थी और उस पर काम करने की ज़रूरत थी. ठीक है, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स को मिलकर काम करना था, लेकिन देखा गया कि जो प्राइवेट सेक्टर्स है उस पर पैसा नहीं है, और अगर है तो वो रिस्क नहीं लेना चाहते. इसलिए पब्लिक सेक्टर मतलब स्टेट को, सरकार को आगे आना पड़ा और सोशलिस्ट पैटर्न के साथ उनको इंडस्ट्रीज़ में पैसा लगाना पड़ा. ठीक है, तो IPR लाया गया, इंडिया इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन लाया गया. ठीक है, 1956, जिसके अंतर्गत 3 पार्ट में इंडस्ट्रीज़ को डिवाइड किया गया. पहली जहाँ जो टोटली गवर्नमेंट के हाथ में थी, दूसरी जो थी वो प्राइवेट हैंड्स के तो नहीं कहेंगे, मतलब प्राइवेट और पब्लिक मिलकर, सोली हेड तो सारे प्राइवेट ही, स्टेट ही था, सरकार ही था, पर हाँ उनको कॉम्प्लीमेंट्री साथ में प्राइवेट सेक्टर को लिया जा रहा था सेकेंड कैटेगरी में. जो थर्ड कैटेगरी थी जिसमें जो बच जाता है वो प्राइवेट सेक्टर को दिया जा रहा था. अब उसकी भी कुछ लिमिटेशन थी. प्राइवेट सेक्टर की जो लिमिटेशंस यहाँ बताई गई हैं कि लाइसेंस ईजिली इतना आसान नहीं था मिलना उनको. ठीक है, क्योंकि स्टेट कंट्रोल तो यहाँ पर भी था, बस लाइसेंस सिस्टम था कि आप लाइसेंस ले लीजिए. तो अगर इंडस्ट्री बैकवर्ड रीजन में बन रही है तो उनको ईजी लाइसेंस दिया जा रहा था, जिससे क्या हो, जिससे रीजनल इक्वालिटी प्रमोट हो. ठीक है, और एक चीज़ का ध्यान और दिया जा रहा था कि जो प्रोडक्शन हो वो लिमिटलेस ना हो जाए, मतलब जितना रिक्वायर्ड है उतना ही प्रोडक्शन किया जाए. ठीक है, गवर्नमेंट ये ध्यान रख रही थी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन ना हो. अगर होता है तो गवर्नमेंट इंश्योर कर रही थी कि इतनी प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है. उसके बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्री 1955 में विलेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमेटी बनाई गई, जिसको कार्व कमेटी बोलते हैं.
जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्शन के लिए बनाई गई, स्पेशली इन द रूरल एरियाज। ठीक है, लिमिट जो थी वो 5 लाख सेट करी गई, जो कि अब है 1 करोड़। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रही थी बिकॉज मकसद था एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करना। ओके, इसके साथ यही बात है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ कैसे काम करें, इसलिए बिग इंडस्ट्रीज़ को जो भी चीज़ें, जो भी रिक्वायरमेंट्स होती थी प्रोडक्ट्स की, वो रिजर्व कर दी जाती थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के साथ, और वो उन्हें इन चीज़ों को प्रोडक्शन करके देते थे टू द बिग इंडस्ट्रीज। ओके, सो दिस वाज ऑल इंडस्ट्री का जो भी इंडस्ट्रीज़ पर कैसे काम किया ये हमने इस सेशन में देखा, इंडस्ट्री एंड ट्रेड। ओके, और इसके बाद जो टॉपिक है वो है हमारा इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ट्रेड पॉलिसी, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ओके, ये हम देखेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। सो वीडियो को लाइक ज़रूर करा करिए और वीडियो को शेयर करिए, जिससे और स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिले। देखिए, जब तक ये वीडियोस ज़्यादा तक स्टूडेंट्स पर नहीं पहुंचेगी, मुझे मोटिवेशन एक्चुअली नहीं मिलेगा। मुझे मोटिवेशन कर देने के लिए प्लीज़, जिससे मैं और अच्छा काम करूं, तो वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करिए और स्टूडेंट्स को और फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में बताइए। आप अगर इस चैनल से जुड़ेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और बेहतर तरीके से इस चैनल पर काम कर पाऊँगी। ठीक है, आगे हम नोट्स भी लाएंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी देखेंगे। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स हम एनसीईआरटी बुक से नहीं देखेंगे, हम नोट्स के बेस पर देखेंगे। माय रिटन नोट्स, विद माय रिटन हैंड रिटन नोट्स के बेस पे हम करेंगे कवर मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इस चैनल पर बिजनेस स्टडीज़ भी चल रही है, बिजनेस स्टडीज़ की प्रिपरेशन भी चल रही है। तो जो बच्चे कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं वो बिजनेस स्टडीज़ इस चैनल से पढ़ सकते हैं, वो भी हम एनसीईआरटी बुक से पढ़ेंगे। और जब हम रिवीजन सेशन लेंगे तब हम उसको नोट्स के बेस पर या 1 पेज नोट्स के बेस पर, जो हम 1 पेज नोट्स अपने स्टूडेंट्स को बनवाते हैं, उसके बेस पर लेंगे। ओके, सो आई होप you like the channel, you like the video, so do share it and like the video. Thank you very much. जब भी स्ट्रीमिंग आएगी लाइव आपको नोटिफिकेशन चैनल से मिल जाएगी, तो चैनल पर चेक करते रहा करिए कि कोई नोटिफिकेशन या सेशन कोई शेड्यूल तो नहीं हुआ। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।